हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, दिन रात मेहनत कर रहे होंगे आप लोग दोस्त। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं द्विघात समीकरण पार्ट 4, जिसमें हम देख रहे होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब कि बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में वो सारे प्रश्न कराए जाएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और ज़रूरी बात आपके लिए। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है KG to 12 सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, ई नोट्स और ई बुक्स को भी ग्रैब करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं बेहतरीन सा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दिया है, समीकरण x² धन 2x धन 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताइए। अब मूलों की प्रकृति के लिए आपको ये पता होना चाहिए फॉर्मूला कुछ। क्या आप विविधकर निकालना जानते हैं? विविधकर का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं कि d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। ये विविधकर मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 3 केस होते हैं। पहला, जब d का मान 0 होता है तो इसके मूल कैसे होते हैं, इसके रूट्स कैसे होते हैं, बराबर और वास्तविक। वास्तविक भी होते हैं और बराबर भी होते हैं, मतलब रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ऐसे ही सेकंड की बात करेंगे कि जब d धनात्मक होता है, मतलब 0 से बड़ा होता है, इस केस में मूल वास्तविक तो होते हैं, मूल यहाँ भी वास्तविक होते हैं, लेकिन क्या, वास्तविक होने के साथ साथ ये बराबर नहीं होते हैं, ये असमान होते हैं, अलग अलग मूल होते हैं, डिस्टिंक्ट मूल हमें मिलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट की कि जब d लेस देन 0 होता है, जल्दी से बताएंगे दोस्त कि d जब लेस देन 0 होता है, जब d का मान ऋणात्मक आता है, जब d का मान ऋणात्मक आता है तो मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते, वास्तविक नहीं होते, मतलब मूलों का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। आ गई बात समझ में? तो ये तो कॉन्सेप्ट की बात हो गई जो बार बार हर एक क्वेश्चन में आएगा आज के क्वेश्चन में, लेकिन हम इसकी बात बार बार नहीं कर रहे होंगे। अब ये रहा आपका समीकरण, द्विघात समीकरण। इसको हम कंपेयर करके किससे कंपेयर करेंगे, व्यापक रूप से। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। जल्दी से कंपेयर करके बताएंगे कि a का मान 1 आ गया, b का मान 2 आ गया और c का मान कितना आ गया, 4 आ चुका है। कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से हम d बराबर b² - 4ac का फॉर्मूला लगा रहे होंगे। b का मान यहाँ पर 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे -4ac, मतलब 1 × 4, 1 × 4, 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 × 1 × 4 हो गया 16, मतलब d हमारा -12 आ गया, मतलब d जो है वो निगेटिव का आ गया। d लेस देन 0 आता है, जब भी d लेस देन 0 आता है उस केस में मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो हम उसको अवास्तविक भी बोल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी मेंशन किया गया है और हम लोग बढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में क्या बात की गई है। 2 में बोल रहा है द्विघात समीकरण के विविधकर का मान होगा, मतलब इसमें विविधकर पूछा गया है आपसे सीधे सीधे। आइए इसका विविधकर निकालते हैं, आइए इसका विविधकर निकालते हैं और देखते हैं कितना आएगा। या तो आप इसको भिन्न को हटाइए या तो ऐसे ही सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, d बराबर होता है b² - 4ac। b² मतलब -2, b की जगह पे क्या दिख रहा है आपको, -2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे क्या दिख रहा है 3 और c की जगह पे क्या दिख रहा है 1/3। 3 से 3 कट जाएगा, -2 का वर्ग होता है 4 और यहाँ पे बच गया 4, मतलब कि इस केस में d का मान 0 आ चुका है। मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। आपसे बस विविधकर का मान पूछा गया है तो विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बातें? स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, स्क्रीनशॉट दोस्त लेते रहेंगे और देखेंगे प्रश्न संख्या 3। मैं बार बार कहता हूं कि बस यहाँ पर मोबाइल में ऐसे नहीं देखना है। आपको काम क्या करना है कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, वीडियो पॉज करना है, कॉपी पेन लेकर बैठना है और सर के साथ ही प्रैक्टिस में लग जाना है। टाइम बिल्कुल भी बेकार नहीं करना है अपना, ठीक है? टाइम पास नहीं करना है कभी भी किसी भी समय पे।
हमेशा कुछ ऐसा मेहनत करते रहें कि जिससे आप कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 की बात। किसी द्विघात समीकरण के विविधकर का मान शून्य से बड़ा होने पर सर दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, बहुत ही आसान सी बात है, ये तो बहुत ही आसान सी बात है। अब हम देखेंगे दोस्त प्रश्न संख्या 4 में क्या बात की गई है। द्विघात समीकरण cx² - bx धन a बराबर 0 के विविधकर शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान होगा। समझो क्या बोलना चाह रहा है। जब विविधकर शून्य हो मतलब d का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। x का मान कितना होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब ये तो आपका शून्य हो गया, मतलब x का मान कितना आ गया -b/2a। कब होगा ऐसा, जब d का मान 0 होगा तब होगा ऐसा। गलती क्या करेंगे आप, -b/2a देखते ही टिक मार देंगे और गड़बड़ काम हो जाएगा। यहाँ पे देखें कि b की जगह पे क्या लिखा है, b की जगह पर सर ये ऐसा होता है ना, अपना मेन समीकरण जो था वो क्या है, व्यापक रूप, वो तो ये है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ABC को पलट दिया। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो a की जगह पे आपको c लिखना पड़ेगा, b की जगह पे आपको -b लिखना पड़ेगा और c की जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, a। ये बात समझ पा रहे हैं। तो हमारा x जो आया है वो -b/2a तो आया है, लेकिन हमें माइनस का चिन्ह लगा के b की जगह पे -b लिखना पड़ेगा और 2a की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, c लिखना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b/2c आएगा, मतलब इसका आंसर b/2c आना चाहिए। गलती मत कर देना, धोखा नहीं खाना। आगे बात समझ में, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, b/2c, ये वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका एक बार, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रश्न संख्या 5 क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। बड़ा आसान सी बात कर दिया है। तो द्विघात समीकरण का मतलब सबसे बड़ी घात 2, ये द्विघात समीकरण है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे 2 आ गया और जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर तो ये इसमें जाके गुणा होगा और यहाँ पर हो जाएगा x की घात में 4। जब ये इसमें गुणा होगा x की घात में 4 बनाएगा तो ये द्विघात तो नहीं रहा। ऐसे ही ये क्यों नहीं हुआ सर, जब इसको सॉल्व करेंगे आप x गुणे x x², x गुणे 3 3x बराबर x², ये दोनों कट गए। जब ये कट गए तो बचा ही नहीं सबसे बड़ी घात 2, तो ये भी नहीं होगा। ये तो आपको दिख ही रहा है, तो रैखिक समीकरण है, ये भी नहीं होगा। तो विकल्प संख्या जो ख है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रही हैं चीज़ें, कोई डाउट तो नहीं आ रहा है, आसान है बिल्कुल, ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा उसको डाउट आ ही नहीं सकता। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6 की बात। इसमें क्या बात हो रही है, द्विघात समीकरण x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा प्लस बीटा हमने चैप्टर 2 बहुपद वाले चैप्टर में -b/a पढ़ा था, वही लगा देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। -b का मान यहाँ पे -2 है, b का मान कितना है -2 और बटे में a बोल रहा है, मतलब बटे में 1 लिख लेंगे। माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बातें, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। इसमें बात हुई है ax² धन bx धन c, जहां a का मान 0 नहीं है, एक बहुपद है। बिल्कुल सही बात है, एक बहुपद है। अगर इस बहुपद को शून्य के बराबर लिख दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक ऐसे लिखा है तब तक तो बहुपद है, और जैसे ही बराबर का चिन्ह आ जाता है तब ये क्या बन जाता है, समीकरण बन जाता है। बराबर का चिन्ह आ जाएगा तो समीकरण, और यहाँ पर क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 है तो किस प्रकार का समीकरण बनेगा, तो ये बन जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बन जाएगा ये। विकल्प संख्या ख जो है बिल्कुल सही आंसर। तो देखेंगे अब प्रश्न संख्या 8, उसमें क्या बातें हो रही हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, पहले इसको समझते हैं। एक कक्षा का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में ले लेंगे। 300 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो इसे द्विघात समीकरण के रूप में आपको व्यक्त करना है। मतलब कि आपके पास एक क्लासरूम है, आपके पास, और इसका एरिया आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना,
300 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात। और बोल रहा है कि इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। तो अगर मैंने चौड़ाई को दोस्त मान लिया x, चौड़ाई को क्या मान लिया x, तो बताइए मुझे लंबाई कितनी हो जाएगी। तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, मतलब कि लंबाई इसकी x+1 हो जाएगी। क्लियर है बात। अब आपको जैसे कि पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई करने पर हमारे पास निकल कर क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल। आपको लंबाई पता है, लंबाई की जगह पर x-1 लिखेंगे। आपको चौड़ाई पता है, चौड़ाई की जगह पर आप x लिखेंगे। और क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 300। कोई डाउट यहां तक, बातें क्लियर है सब कुछ, ठीक है, बहुत बढ़िया। x इन दोनों में गुणा कर देंगे तो x² - x बराबर 300। और जब सबको हम एक तरफ ले आके लिख देंगे तो x² - x - 300 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन सा ऑप्शन अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। आप देख सकते हैं विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है बातें, कोई डाउट इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। इसमें क्या दिया है, यदि b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि d का मान ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लिखते हैं। जब भी ऐसा होता है तो फॉर्मूला होता है जो श्रीधराचार्य जी ने दिया था। श्रीधराचार्य जी ने क्या फॉर्मूला दिया था, -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। ये श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला है। आप जल्दी से देखकर बताएंगे कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आपका इस केस में बन जाएगा। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तभी लगाते हैं जब d का मान या तो धनात्मक हो या 0 के बराबर हो, मतलब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम प्रश्न संख्या 10 पे। 10 में क्या बोल रहा है, kx² माइनस करड़ी में 2x - 4 बराबर 0 का एक हल, मतलब एक हल आपको पहले से ही दिया हुआ है और k का मान पूछ रहा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारे पास हल होता है तो हम उस हल को कहाँ पे रखते हैं, x के स्थान पे रखते हैं। x की जगह पर आप कितना रख देंगे, करड़ी में 2। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे करड़ी में 2 अगर रखते हैं और इसका वर्ग कर देंगे, माइनस करड़ी में 2, उसके बाद x आ रहा है, इस x की जगह पर भी आप क्या रखेंगे, करड़ी में 2 को रखेंगे। माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 बराबर 0 आ गया। करड़ी में 2 का वर्ग होता है 2 और इसके साथ k गुणा हो रहा है तो k लिख देंगे। करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आपको बहुत अच्छे से पता है 2 आएगा, -4 बराबर 0। इस प्रकार से कितना आ गया, -2 और -4 कितना होता है, 6, -6। k का मान कितना आ जाएगा, 6/2। तो ये कितना आ गया मिला के 3, मतलब कि k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 3। तो जल्दी से बताइए विकल्प संख्या घ जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। क्लियर है, मतलब कि आपको जो भी हल दिया है उसको अपने मेन समीकरण में रख देना है। क्यों रख देना है, क्योंकि समीकरण का हल जो है वो समीकरण को हमेशा हमेशा संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। इसीलिए जो भी आपको हल दिया जाएगा उसको आपको समीकरण में x के स्थान पर रख देना है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 11 की क्या बात हो रही है। यहां बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण 12x² - 4kx - 3 के मूल वास्तविक भी हों और बराबर भी हों। कब होता है ऐसा, मूल वास्तविक भी है दोस्त और बराबर भी है। मूल वास्तविक और बराबर जल्दी बताएंगे कब होता है, जब d का मान कितना होता है, जब d का मान बराबर 0 होता है, या कहने का मतलब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो जब भी b² - 4ac का मान 0 होता है, इस केस में जो अपने मूल होते हैं वो वास्तविक भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। यहाँ पे जल्दी से मुझे इसको कंपेयर करके, किससे कंपेयर करेंगे, इससे ax² + bx + c से कंपेयर करके मुझे a, b और c का मान बताइए। a, b और c का मान बताइए। a का मान आप देख सकते हैं 12 आ रहा है तो यहाँ पे 12 लिखेंगे। b का मान b है, b का मान 4k है, b का मान कितना है यहाँ पे 4k, मतलब x को छोड़ के जो भी बचा वो पूरा का पूरा b का मान। और इसी प्रकार से c का मान कितना हो जाएगा, c का मान सर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे आंसर अपने आप आएगा। कैसे, b² हो रहा है तो 4k का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, -4ac, a की जगह पे 12 और c की जगह पे 3,
बात खत्म। ए की जगह पे 12 और सी की जगह पर 3। क्या यहां तक किसी भी दोस्त को दिक्कत है? किसी को भी यहां तक दिक्कत है? कुछ नहीं किया, बस हमें पता है मूल वास्तविक और बराबर होंगे तो डी का मान 0 होना चाहिए। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी, ए और सी का मान रख दिया। अब आगे आगे क्या, 4 का वर्ग होता है 16 के का, के स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इन सबको गुणा करेंगे 4 तिया 12, 12 गुणे 12 144 हो जाता है बराबर 0। तो यहां से अगर आप 16 के स्क्वायर का मान निकालते हैं तो 144 आता है और के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144/16, मतलब कि इसको काटने पे आ गया 9। के स्क्वायर का मान आपके पास आ चुका है 9, तो के का मान कितना हो जाएगा जल्दी से बताएंगे। के का मान कितना हो जाएगा? क्या करड़ी में 9 लिख सकता हूं? अगर के स्क्वायर का मान 9 है तो क्या के बराबर करड़ी में 9 होगा? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है। आपको बार बार मैं बताता हूं, जब भी द्विघात समीकरण में, किसी भी समीकरण में अगर स्क्वायर उधर जाके करड़ी बन रहा है तो आपको प्लस और माइनस दोनों का ही चिन्ह लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर ये समीकरण है और स्क्वायर उधर जा रहा है, करड़ी बना रहा है, तो ऐसे केस में हमेशा हमें प्लस और माइनस, ये गलती करोगे एग्जाम में, हमेशा करते हैं बच्चे, इसीलिए इस पे विशेष ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना इस पे। और यहां से के का मान कितना आ गया +-3। अब बताओ मुझे कौन सा आंसर सही है? क्या क सही है? नहीं। क्या ख सही है? नहीं। ग सही है, जिसमें +-3 दोनों आ रहे हैं, तो विकल्प संख्या ग जो हो जाएगी वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रहे होंगे हम, आगे बढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 12। 12 में क्या बात हुई है? बहुत ही आसान, इसमें सीधे सीधे पूछा है इसका मूल क्या है, वास्तविक असमान है, परिमेय है, अवास्तविक है। ये सब जानने के लिए मूल निकालने मत बैठ जाना, मूल नहीं निकालना, हमें मूलों की प्रकृति टॉपिक पढ़ाया गया है, जिसमें विविध कर डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू निकालो, वहां से डी अगर 0 है या धनात्मक है या ऋणात्मक है, वहां से आप डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। कैसे? जल्दी देखेंगे इसको हम। यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे तो a का मान 1 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो b का मान कितना आ जाएगा दोस्त? 2 आ जाएगा, और c का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे रख दो और देखो d कितना आ रहा है। b का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 4, 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस 4 गुणे 4 16। अरे d तो निगेटिव आ गया, d तो निगेटिव आ गया, d इज लेस देन 0। जब d लेस देन 0 होता है तो इसके जो मूल होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल नहीं होते हैं, मतलब कि अवास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? अवास्तविक होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प संख्या ग जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे और आगे की तरफ हम बढ़ते रहेंगे, आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे दोस्त। देखेंगे प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। यहां पर भी बात वही है, यहां पर भी बात वैसी ही है, बिल्कुल जैसा अभी कराया। यहां पर भी आपको डी निकालना है और बताना है कि अवास्तविक है, वास्तविक है या वास्तविक असमान है। ये क्वेश्चन आपको करना है। आंसर कैसे देना वो भी बता रहा हूं। आप लोग आंसर देते तो हो कमेंट में, लेकिन बस ABCD लिख देते हो, मुझे ही नहीं पता चलता कि कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। आपको ऐसे लिखना है। आपको कैसे लिखना है? जैसे 13 क्वेश्चन है तो आपको 13 का जो भी ऑप्शन सही लग रहा है, मान लो आपको बी लग रहा है तो ऐसे बी, या 13 का ए सही लग रहा है तो ये ऐसे करके आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। किसका? 13th क्वेश्चन का, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि आपको कितनी बातें समझ में आ रही हैं। क्लियर है बात? ये आपके लिए है। स्क्रीनशॉट अभी ले लें, अभी ले लें तुरंत, और इसको करके जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक करेंगे। अरे आंसर तो आ ही गया। अब आंसर आ गया तो सॉल्यूशन मैं ही बता देता हूं आपको। आंसर आ ही गया तो सॉल्यूशन मुझसे ही ले लो। आओ देखते हैं। यहां से d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? आंसर ही आ गया। यहां देखो, यहां से d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। यहां से अगर आप b का मान देखेंगे तो 1 है, a का मान भी 1 है और c का मान भी 1 है, सब 1 1 1 है। तो बड़ा ही आसान हो गया, ये तो बड़ा ही मजेदार हो गया। 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया। और जब भी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, इसमें भी देख रहे हैं कि d का मान अगर ऋणात्मक है तो कैसा आ जाएगा? अवास्तविक आ जाएगा। क्लियर है? चलो, एक होमवर्क देने की कोशिश किया था, दूंगा ना मैं दे रहा हूं एक होमवर्क आपको दे रहा हूं। आपको आंसर स्टार लगा के ही करना है। स्टार नाम है इस क्वेश्चन का, और जो बना दिया वो भी स्टार है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसके मूल की प्रकृति बतानी है।
ऑप्शन यही है, ऑप्शंस यही हैं, यही ABCD 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन बदल गया बस, इसका बताओगे आप, ठीक है। स्टार लगा के बता देना ऐसे, स्टार A, स्टार B, स्टार C या स्टार D, ऑप्शंस यही हैं। क्लियर है? अब लो स्क्रीनशॉट, इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर आपको बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 14। क्या बात हो रही है? यहां पर भी बात वही हो रही है। आइए इसको करके देखते हैं। तो यहां पर सर b² - 4ac का मान हमें निकालना होगा। b का मान 1 है, a का भी मान 1 है और c का मान 5 है। तो 1 का स्क्वायर -4 × 1 × 5 कितना हो जाएगा? 1 - 20 -19 आ गया। तो यहां भी आंसर क्या आ जाएगा? यहां भी वास्तविक नहीं होंगे या अवास्तविक भी बोल सकते हैं आप। क्लियर है बातें? कोई डाउट यहां तक? ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस पे हमने 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब हम देखेंगे कि यहां पर आपसे बोल रहा है कि द्विघात समीकरण को पहचानिए। द्विघात समीकरण को पहचानने का तरीका है कि सबसे बड़ी घात चेक करना है, लेकिन ऐसे तुक्का मार के नहीं सॉरी, ऐसे तुक्का मार के आपको चेक नहीं करना है कि सर यहां दिख गया बस मार दिया, नहीं, हमेशा पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद जैसे आपका पहला ऑप्शन क्या है, x3/x बराबर x²। देखो देख के तो मुझे भी लग रहा है कि यही होना चाहिए, आपको भी पता है, लेकिन हमें समझना भी है कि ये 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं, क्योंकि हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। एग्जाम में तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखते ही इसको मार के आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सही बात है, करना भी ऐसे चाहिए, लेकिन अभी हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइए सीखते हैं, समझते हैं कि ये सारे ऑप्शंस गलत क्यों हुए। जैसे पहला ऑप्शन की मैं बात करूं, यहाँ भी सबसे बड़ी घात 2 दिख रही है, यहाँ भी आपको सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है, यहाँ भी सबसे बड़ी घात आपको 2 दिख रही है, ये वाली, लेकिन ये द्विघात क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसको हम अभी आगे सॉल्व कर सकते हैं। जब आप आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से x LCM हो जाएगा, ये x² बन गया +3 बराबर x², समझ गए ना LCM लेके कैसे। अब ये जाके जब इसमें गुणा करता है ना, तो ये हमारा फाइनल बना। अब देख के बताओ कि सबसे बड़ी घात, तो आपने देखा कि सबसे बड़ी घात तो सर 3 हो गई, मतलब कि ये क्यूबिक इक्वेशन बन चुका है, त्रिघात समीकरण बन चुका है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन अपना गलत था। ये ऑप्शन तो आपको पता ही है कि सही है, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता और इसमें सबसे बड़ी घात अपनी 2 है। इसी प्रकार से यहाँ भी आप LCM लेके करेंगे, ये x यहाँ के गुणा होगा, यहाँ भी 3 घात बन जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तो आपको दिख ही रहा है कि 3 घात है, तो ये तो गलत ही है, ये तो गलत ही है। तो इसी प्रकार से विकल्प संख्या ख जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे इसका और बढ़ रहे होंगे हम अपने अगले पड़ाव पर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या बातें हो रही हैं। यहाँ बात हो रही है x² - 4x + b = 0 के विविध कर, जिसको हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट और इसको हम d से डिनोट करते हैं। d निकालना है आपको। d का फॉर्मूला तो सर बहुत अच्छे से रट गया, बहुत बेहतरीन रट गया है कि d का फॉर्मूला b² - 4ac होता है, जो हम कभी नहीं भूलेंगे, जो हम कभी नहीं भूलने वाले। यहाँ पर मान बताइए, a का मान 1 है, b का मान -4 है और c का मान b है, मतलब कि b का मान है -4, तो -4 का कर दिया वर्ग, -4ac, a का मान है सर 1 और c का मान कितना है b। क्लियर है बातें? क्लियर है। अब देखो -4 का वर्ग होता है 16 और ये -4b, 16 - 4b, 16 - 4b हमारा विकल्प संख्या ग जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। जरूरत है तो किसकी? कॉन्सेप्ट समझने की और मैथ्स की प्रैक्टिस करने की। आइए देखते हैं, इसका हल पूछ रहा है। अब क्या इसका हल निकालने बैठे? नहीं, ट्रिक बता दूं? चलो बताता हूं। ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है इसका कि यहां पर वैल्यू पुट करो और आंसर देखो। जैसे यहां पर पहले हम 2 और 2 को रख के देखेंगे। x की जगह अगर आप 2 रखते हैं तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो गया, -9 × 2 करेंगे तो 18 + 18। 2 रखने पर तो 4 आया, आना कितना चाहिए था? आना तो सर 0 चाहिए था, मतलब ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये भी दोनों गलत हो गए। क्यों? क्योंकि 2 रखने पर तो गड़बड़ हो गया काम। अब हम -2 पे चेक करते हैं, -2 रखेंगे x की जगह पर, मतलब -2 का वर्ग, -9 × -2 + 18। जब इसको आप चेक करते हैं तो -2 का वर्ग हो गया 4
माइनस माइनस हो गया प्लस, 9 गुणे 2 18, धन 18। क्या ये शून्य आएगा कभी? कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा। सर ये भी गलत हो गया, मतलब ये जितने भी हल दिए हुए हैं इस समीकरण के हल नहीं होंगे। मतलब कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, आइए उसको भी देखते हैं कि इस समीकरण का हल होगा तो क्या होगा। पहले हम इसका डी निकालते हैं। डी निकालेंगे, डी क्या होता है सर? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब कि माइनस 9 का वर्ग माइनस 4ac कितना हो गया? माइनस 9 का वर्ग होता है 81 माइनस 72, और ये करेंगे तो 9 आ गया। डी कितना आ गया? 9 आ गया। अब जब हम इसका श्रीधराचार्य मेथड से फॉर्मूला रख के हम इसका अगर मूल निकालेंगे, रूट निकालेंगे, तो कितना आएगा? माइनस बी माइनस माइनस 9 प्लस माइनस करड़ी में 9 बटे 2 इंटू 2 गुणे ए का मान है 1, माइनस माइनस प्लस 9 हो गया, 9 प्लस माइनस 3, करड़ी में 9 का मान 3 और नीचे आ गया 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। एक बार प्लस लेके देखेंगे तो 9 और 3 12 बट्टे 2 6 आ जाएगा। एक बार माइनस लेके देखेंगे तो 9 माइनस 3 9 माइनस 3 6, 6 बटे 2 कितना आ जाएगा? 6 बटे 2 आ जाता है आपका 3। तो ये इसके आंसर्स होंगे। इसके आंसर्स तो ये होंगे 6 और 3। आ गई बात समझ में? तो इसका जो हल होगा वो 6,3 होगा। 6,3 होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर आपको ये भी पता चल गया कि श्रीधराचार्य मेथड से किस प्रकार से हम मूल निकालते हैं, किस प्रकार से श्रीधराचार्य मेथड से मूल निकालते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18 में क्या बात की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात है? मैंने क्या बताया? द्विघात समीकरण पहचानने का ट्रिक ये है कि पहले पूरा सॉल्व करेंगे, पहले पूरा सॉल्व करेंगे। आइए पहले वाले को देखते हैं। जब इसका होल स्क्वायर मतलब पूर्ण वर्ग जो हो रहा है x धन 1 का वर्ग, जब इसको आप ओपन करते हैं तो a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab धन 2ab 2 गुणे x गुणे 1 बराबर में दिया है 2x माइनस 3। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक? क्लियर है हर एक बात? ठीक है। यहाँ पर क्या करने वाले हैं? एक्स स्क्वायर धन 1 धन 2x बराबर, ये 2x में गुणा होगा तो 2x, 2 गुणे 3 6, 2x से 2x कट गया और ये 6 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, 1 में जुट जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? बिल्कुल द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी आ गई? 2 आ चुकी है सबसे बड़ी घात। तो ये पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर घात जो है, यहाँ पे सबसे बड़ी घात जो है यहाँ पे 3 आ रही होगी और यहाँ पर सबसे बड़ी घात जो है रैखिक समीकरण आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है तो आगे बढ़ने की तो जरूरत है ही नहीं। आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट लेंगे इसका भी और हम देख रहे होंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बात की गई है? यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल जो है वास्तविक और बराबर है, वास्तविक बराबर देखते ही, वास्तविक और बराबर देखते ही क्या लिख देंगे कि d का मान जो विविधकर होगा उसका मान हमेशा कितना होगा? 0 होगा। अब d का फॉर्मूला हमें आता ही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? माइनस का 10 और c का मान कितना है? k। वही वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। b की जगह पे माइनस 10 लिखेंगे तो माइनस 10 का वर्ग माइनस 4ac, a की जगह पर 2 और c की जगह पर आप लिख देंगे k, तो ये आ जाएगा। अब इसको आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आगे अपने आप k निकल के आएगा। आइए देखते हैं कैसे। माइनस 10 का वर्ग हो गया 100, 4 दूना 8 हो गया, 8k बराबर 0। यहाँ से आपको मिल गया 8k बराबर 100 और जब यहाँ से k का मान निकालेंगे, k का मान निकालेंगे तो 100 बटे 8, इसको आप 4 से कट करेंगे तो 25 और नीचे आ गया 2। तो जल्दी से बताइए कि कौन सा ऑप्शन जो है अपना सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प संख्या ग जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे आप। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बात की गई है? यदि समीकरण इतना का एक मूल 6 है तो k का मान होगा। वही खेल खेलना है, मतलब कि जैसे ही आपको हल पता होगा, मूल पता होगा, तो x की जगह पे इसको आप पुट करेंगे, मतलब कि x की जगह पे 6 पुट करेंगे। 6 का वर्ग माइनस 4 इंटू 6 प्लस k बराबर 0। 6 का वर्ग होता है 36 माइनस 24 प्लस k बराबर 0। मेरी बात समझ पा रहे हैं कैसे?
जब भी आपको मूल पता होगा, जहां भी x दिख रहा है मूल को रख देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मूल होता है वो समीकरण को हमेशा संतुष्ट करता है, हमेशा सेटिस्फाई करता है। 36 माइनस 24 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 प्लस k बराबर 0, और यहाँ से k का मान कितना आ गया, माइनस का 12। आप देख भी सकते हैं माइनस का 12 जो है बिल्कुल सही विकल्प है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 में क्या बात हो रही है, दो संख्याओं का योगफल 24 है। दो संख्याओं का योगफल क्या है, 24 है, और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको हम सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हम ऑप्शन से करेंगे। ऑप्शन से कैसे करते हैं, दोनों संख्याओं का योगफल 24 है, यहाँ पे 24 आ रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा, 12 6 18, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, तो विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा, विकल्प संख्या क। आप ये भी देख सकते हैं कि दोनों संख्या एक दूसरे की दोगुनी है, मतलब पहली संख्या ये वाली इसकी दोगुनी करेंगे तो दूसरी आपको मिल रही होगी। 8 का डबल कितना होता है, 16। क्लियर है बात। तो हर जगह मेहनत करने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करना सीखें। ये सीखें कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे करते हैं, और खासकर बहुविकल्पीय क्वेश्चन। अगर बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं तो इनको कम टाइम में फटाफट कैसे करते हैं, ये आपको ट्रिक सीखनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल। यहाँ देखो विविध कर निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको हम द्विघात के रूप में लिखेंगे, जो अभी नहीं है। यहाँ से x एलसीएम आ जाएगा, और ये x इसमें गुणा होगा तो बन जाएगा x स्क्वायर। इसके नीचे तो पहले से ही x है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, बराबर 1। इस नीचे वाले x को इधर भेजेंगे तो ये x बन जाएगा, 1 गुणे x कितना होता है, x। ठीक है, अब सबको एक तरफ लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस इसको ले आएंगे x माइनस 1 बराबर 0। हमेशा व्यापक रूप में ही लिखना है, मानक रूप में ही लिखना है। इसको जब हम ax स्क्वायर धन bx धन c से तुलना करते हैं, जब आप इससे तुलना करेंगे तो a का मान 1 आ गया, b का मान -1 आ गया, और c का मान -1 आ गया। अब आपसे विविध कर d पूछ रहा है, तो d बराबर होता है दोस्त b स्क्वायर माइनस 4ac। कोई दिक्कत यहाँ तक, बढ़िया है, ठीक है। b का मान -1 है, तो -1 का हम वर्ग कर रहे होंगे यहाँ पर, -4ac। a का मान है 1 और c का मान है -1, a का मान है 1 और c का मान है -1। -1 का वर्ग हो गया 1, माइनस माइनस प्लस 4, 5 आ गया। d का मान कितना आ गया, 5 आ गया। मेरे साथ आप लोग भी सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैं बताता हूं, मैथ्स पढ़ने का मात्र एक मेथड है, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी। मैथ पढ़ने का यही मेथड है कि बैठ के, जब आप देखना, आपको कब देखना है, आपको देखना तब है जब आपको ये सवाल नहीं आता। अगर आता है, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है, मुझसे पहले आंसर निकालना है, और देखना है कि क्या हम दोनों का आंसर सेम आ रहा है या कहीं गलती हो रही है। डी का मान आ गया 5, मतलब विकल्प संख्या घ जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि कौन कौन मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहा है। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, मेरे साथ साथ ही करनी है। और अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 की बात होगी। ये रहा प्रश्न संख्या 23। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या बातें हो रही हैं। इसमें बात हो रही, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है वो 30 मीटर स्क्वायर है। तो आइए एक खेत बनाते हैं, है ना। खेत बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बोर्ड पे बनाने में मेहनत नहीं लगती। गांव में जो खेत होते हैं उसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगती होगी। तो क्षेत्रफल जो है वो 30 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात की गई है आगे। यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो, मतलब कि आपको क्या करना है, चौड़ाई ले लेनी है x। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो x से 1 मीटर अधिक कर देंगे। x से दोस्त 1 मीटर अधिक कर देंगे। ये बात हो रही है क्वेश्चन में। इसको हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। क्या करेंगे, ध्यान से देखें। हमें पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई करने पर क्या निकल के आता है, सर क्षेत्रफल निकल कर आता है, क्षेत्रफल निकल कर आता है। ये फॉर्मूला तो हर एक स्टूडेंट को आना ही आना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अब लंबाई क्या है, x धन 1 है, चौड़ाई क्या है आपकी नहीं खेत की, x है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 30। क्लियर है बात, कोई डाउट यहाँ तक। x जाएगा इन दोनों में गुणा होगा तो आ जाएगा x वर्ग धन x, और ये 30 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 30 बराबर 0। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो विकल्प संख्या ग जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग बढ़ रहे होंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब कि प्रश्न संख्या 24 की तरफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में क्या बोल रहा है। समीकरण 4x² माइनस 12x धन 9 बराबर 0 के मूल होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए। आओ देखते हैं क्या यही आएगा। तुक्का मारा हूं मैं तो, है ना। तो मूल देखने के लिए हमें निकालना पड़ेगा क्या? डी। और डी निकालने का तरीका क्या है? डी का फॉर्मूला लगाएं, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। क्लियर है? अब a का मान 4 हो जाएगा, b का मान माइनस 12 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो b का मान हो गया माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4ac, a और c का मान है 9। कितना हो गया? माइनस 12 का वर्ग होता है 144 और इनको गुणा करेंगे 4 4 जा 16, 16 9 जा 144। डी का मान 0 आ गया। डी का मान जब भी 0 आता है क्या बन जाता है? मूल जो होते हैं वो वास्तविक भी हो जाते हैं और बराबर भी हो जाते हैं। तो जो मैंने तुक्का मारा था वो सही आ गया। तुक्का नहीं मारा था, तुक्का नहीं मारा था। उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखते ही मैंने कैसे बता दिया कि ये वाला ऑप्शन आएगा, वास्तविक और बराबर, क्योंकि इसको देखते ही मैं समझ गया कि ये 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, ये वाला। और जब भी होल स्क्वायर बनता है उसी केस में मूल के आते हैं वास्तविक और बराबर। तो मैं देखते ही समझ गया था, लेकिन आपको इसी मेथड से करना है, ठीक है। ज़्यादा समझदारी नहीं दिखानी है, ज़्यादा समझदारी नहीं दिखानी है। तो वास्तविक और बराबर इसके मूल आ जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डी पूछ रहा है, विविधकर पूछ रहा है, बहुत आसान है। डी का फॉर्मूला सीधे सीधे लगाएंगे, b² माइनस 4ac, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। b का मान कितना है? -2, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है दोस्त? 3 है। और c का मान कितना है? 1/3 है। 3 से 3 कट जाएगा, -2 का वर्ग हो गया 4 - 4। इसका भी d का मान कितना आ गया? तो इसके d का मान आ चुका है 0। इसके d का मान आ चुका है 0। विकल्प संख्या घ जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहेगा आपको? कोई मना नहीं कर सकता, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26। 26 में क्या बोल रहा है? यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x धन m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, मतलब इसके मूल बराबर हैं, ऐसी बात कर रहा है। ये देखते ही आपको समझ जाना चाहिए क्या कि d का मान कितना होगा? 0 होगा। ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि मूल अगर बराबर हैं तो d का मान 0। अगर ये लाइन याद है, ये क्वेश्चन हमेशा बना लोगे कि जब भी मूल बराबर होंगे d का मान 0। d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये a हो गया 3, b हो गया -12 और c हो गया m। तो रख दो यहाँ पे -12 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 गुणे a का मान है 3, तो यहाँ 3 रखेंगे और c का मान है m, यहाँ पर m रखेंगे। क्लियर है? सबका मान रखा है और कुछ नहीं किया है। अब क्या करने वाले हैं? -12 का वर्ग होता है 144। क्या होता है -12 का वर्ग? 144। अब -4 गुणे 3 गुणे m हो जाएगा 12m बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा 12m बराबर 144, क्योंकि 12m उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। और यहाँ से जब आप m का मान निकाल रहे होंगे तो ये आ जाएगा 144/12 और इसको कट करेंगे तो m का मान आपको कितना मिल रहा होगा? तो m का मान 12 आ जाएगा। और 12 आने का मतलब विकल्प संख्या घ जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें बार बार आप देख रहे होंगे कि आसपास की चीज़ें चल रही हैं, मतलब विविधकर से, डिस्क्रिमिनेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वहीं कोई भी हल दिया हुआ है, कोई भी मूल दिया हुआ है और आपसे m का मान पूछ रहा है। मतलब यही मिला जुला के यही सारे क्वेश्चंस आते हैं। मतलब 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बस आपके बहुविकल्पीय में। अगर उन पे आपने अच्छी तरह से कमांड कर लिया तो ऐसा एक भी बहुविकल्पी इस चैप्टर से नहीं बचने वाला जो आपसे ना हो, जो आपसे ना हो। समीकरण 5x² माइनस 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योग। एक क्वेश्चन ऐसा हमने किया भी था, मूलों का योग पूछ रहा है, मतलब अल्फा धन बीटा का फॉर्मूला लगा दिया करो, क्योंकि द्विघात बहुपद का जो हमने अल्फा धन बीटा का फॉर्मूला पढ़ा था वो द्विघात समीकरण में भी काम कर जाता है। तो अल्फा धन बीटा होता है -b/a, माइनस b का मान कितना है? -3 है और a का मान कितना है? 5 है। तो यहाँ से आ जाएगा 3/5, 3/5 यहाँ से मान आ जाएगा। तो अपना विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं चीज़ें?
क्लियर हो रही हैं चीजें? आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28। 28 में क्या बात हो रही है? इसमें बोल रहा है यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर धन 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है। एक मूल आपको मिल चुका है, मैंने बता दिया पहले ही, मूल जैसे ही दिखें x की जगह पर उसको रख दो, बात अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ p का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां भी x दिख रहा है, जहां भी आपको x दिख रहा है, क्या कर देना है? -2 रख देना है। -2 रख देना है। -2 का वर्ग हो गया 4, 2 गुणे 2 -4, माइनस पी बराबर 0, 4 से 4 कैंसिल, पी का मान कितना आ गया निकल के 0। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा विकल्प अपना सही हो जाएगा? विकल्प संख्या क, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका अच्छा क्वेश्चन है ये। विकल्प संख्या क जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें, समझ में आ रही है एक एक बात? ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29 में क्या बातें हो रही हैं। यदि समीकरण इतना के मूल बराबर, मैंने क्या बोला? जैसे ही सर मूल बराबर दिखेंगे, अब तो हमें रट गया, एकदम रट गया, इतने क्वेश्चंस करा दिया कि एकदम रट गया कि d बराबर 0 लिखना है। कब? जब मूल बराबर हो जाएंगे। मूल बराबर है, d बराबर 0 लिख दिया। d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो a का मान हो गया 2, b का मान हो गया -8 और c का मान तो c है। b का मान -8 है, -8 का कर दो वर्ग, -4 गुणे a का मान आपका 2 है, तो a की जगह पे 2 रखेंगे और c की जगह पर तो c रहने वाला है। कोई परेशानी यहाँ तक समझ में आ गई चीजें? -8 का वर्ग कितना होता है? 64, 4 गुणे 2 8, c बराबर 0, 8c बराबर यहाँ से 64 आ जाएगा और c का मान अपने आप निकल कर आ रहा होगा आपका 64/8 का मतलब 8। मतलब c का मान कितना होना चाहिए? तो c का मान 8 होना चाहिए। मतलब कि इसका विकल्प संख्या घ जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? समझ में आ रही है चीजें कि जब भी आपको एक मूल दिया है तो मूल को x की जगह पे रख देना है। और इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें मूल बराबर बोल रहे हैं, कुछ नहीं करना, d का मान 0 रख देना है। सारी चीजें, सारा काम आगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बढ़ेंगे अपने आज के आखिरी क्वेश्चन पर, जिसका जो है प्रश्न संख्या 30। आखिरी क्वेश्चन है आज का, ध्यान से समझेंगे इसको। समीकरण x माइनस 3 x धन 2 के मूल होंगे। ये पका पकाया सामान दे दिया, मतलब खिचड़ी बनी हुई दे दी है, आपको बस चम्मच डाल के खा लेना है। कहने का मतलब पहले से गुणनखंड के रूप में, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? एक बार इसको 0 करेंगे सर, एक बार x माइनस 3 को 0 करेंगे और यहाँ से एक मूल निकल के आ जाएगा 3, और एक बार सर इसको 0 करेंगे, x धन 2 को 0 करेंगे और यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा -2। कोई डाउट? समझ में आ गई चीजें? बढ़िया, मजा आ गया। जल्दी से ऑप्शन भी बता दो कौन सा सही हो जाएगा। तो 3, -2, 3, -2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इस तरह के बेहतरीन क्वेश्चन का भी। और अब हम बात करेंगे कि हमने बहुविकल्पीय प्रश्न जो द्विघात समीकरण के हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे कर लिए। मतलब इससे ज्यादा टफ लेवल का कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, जो भी लेवल था यही था। मतलब अगर ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं तो ऐसा कोई भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन चैप्टर 4 से, द्विघात समीकरण से हो ही नहीं सकता जो आपसे ना बने। तो जरूरत है प्रैक्टिस करते रहने की। ये नहीं कि आज बन गया तो बस अब सीधे बोर्ड एग्जाम के दिन पढ़ा जाएगा इसको, ऐसा नहीं करना। प्रैक्टिस करते रहना है। कोई भी चैप्टर कितना भी आसान हो, कितना भी आपको आसान लगे, कितना भी बढ़िया आपको आता हो, प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस जिस दिन करना आपने छोड़ दिया, भूल जाओगे, कितने भी इंटेलिजेंट हो भूल जाओगे। तो हर एक सब्जेक्ट की, ऐसा नहीं कि मैथ्स की बात कर रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट में आपको पूरा जी लगा के प्रैक्टिस करना ही करना है। 10th क्लास में है, बोर्ड एग्जाम देना है, को दबा के मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। ऐसे काम नहीं चलने वाला, ऐसे काम नहीं चलने वाला। एक छोटी और जरूरी बात के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, जहां इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही क्लासेस दी जाती हैं। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ हम अदर स्टेट बोर्ड्स भी कवर कर रहे हैं, जिसमें दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड है। इसके साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सारी क्लासेज यूट्यूब पर हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। इनको देखिए, इनका फायदा उठाइए, इनसे जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए, जिससे वो भी बढ़िया पढ़ाई कर सकें, वो भी बढ़िया पढ़ाई कर सकें। ये सारी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।
वीडियो को अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट क्लासेज आती हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलनी चाहिए। ये बातें समझ में आ गई। एक छोटा सा काम और करना है कि हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करना है, और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए, एग्जाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए आपको ई नोट्स और ई बुक्स को ग्रैब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाएंगे लिंक पे क्लिक करेंगे और उसको ग्रैब करेंगे। बस इतनी सी बात थी आज के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।